जी नेक्स्ट है हमारे पास 37 नंबर पे। 37 नंबर पे देखें, सीक्वेंस आपके पास है। अब आपसे उस सीक्वेंस की लिमिट पूछ रहा है। सीक्वेंस है एक्स एन, और जो आपके सामने इस तरह से लिखा हुआ है 1, 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/3 अप टू nth टर्म उसकी लिखी हुई है n की पावर 1/n, और ये चलता जा रहा है सीक्वेंस। जबकि इसकी nth टर्म n की पावर 1/n है। आप इसकी लिमिट फाइंड करें। तो nth टर्म पे हम लिमिट लगाते हैं, और जो आंसर होगा वही इस सीक्वेंस की लिमिट का आंसर होगा। nth टर्म को ज़रा गौर से देख लें। आपके पास एक्स एन है, n की पावर 1/n, तो इसको लॉग लगा के आपको करना पड़ेगा। आप दोनों तरफ का ln लें, ये पावर आपके पास नीचे उतर जाएगी और ln ऑफ n हो जाएगा। उसके बाद आप लिमिट अप्लाई करें दोनों तरफ। तो जब आप लिमिट इधर भी अप्लाई करते हैं और इधर भी अप्लाई करते हैं, तो आपके पास है ln ऑफ n ओवर n। तो n इज़ अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। तो जब लिमिट अप्लाई करते हैं तो आपके पास न्यूमरेटर में भी इन्फिनिटी और डिनोमिनेटर में भी इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी का सीन बन जाए तो आपको पता है लॉपिटल रूल लगाते हैं। अब अगर आप लॉपिटल रूल 1 टाइम लगाते हैं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट करने के बाद आप देखें, न्यूमरेटर आपके पास बन जाता है 1/n और डिनोमिनेटर आपके पास बनता है 1। यानी कि ओवरऑल आपके पास एक दफ़ा लॉपिटल रूल लगाने से ये सीन होता है। अब आप लिमिट लगाएं तो आपकी लिमिट में आराम से आपको आंसर जो है वो 0 दे देगी। तो अब आप ये देखें कि आपके पास ये था ln ऑफ एक्स एन, लेफ़्ट हैंड साइड पे था और साथ में लिमिट थी n इज़ अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। तो फाइनली जो आपके पास आंसर बनता है वो बनता है लिमिट n इज़ अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, ln ऑफ एक्स एन का आंसर है 0। अब इस ln को ख़त्म करना है e की पावर में दोनों तरफ को लें, e की पावर 0, और यहाँ e की पावर में ये पूरी टर्म लेने की वजह से ln जो है आपका e की पावर में ln जो है 1 हो जाएगा और xn जो है नीचे आ जाएगा। तो आपकी nth टर्म की लिमिट लेने से यानी इस अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी आपके पास आंसर जो e की पावर 0 यानी कि 1 आएगा। आप देखिए इसका ऑप्शन जो है आप बी ऑप्शन टिक करते हैं। नेक्स्ट देखें जी 38 नंबर पे आपके पास क्या है। अगर किसी सीक्वेंस में हर आने वाली अगली टर्म पिछली टर्म से ग्रेटर देन इक्वल हो तो इस तरह का सीक्वेंस जो है वो आपके पास इंक्रीजिंग सीक्वेंस होता है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। ए पे टिक करेंगे। 39 नंबर पे देखें, ये आपके पास एक सीक्वेंस है और सीक्वेंस की nth टर्म ये है, और आप बताएं कि ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है। इसको चेक कर लेते हैं। इसकी लिमिट लगा के nth टर्म की, nth टर्म है आपके पास Sn। इसकी जब आप इस पर लिमिट लगाएंगे तो लिमिट लगाने से ये सीधा सीधा जो है इन्फिनिटी आपके पास आंसर आ रहा है। तो आप इसे रैशनलाइज कर लो। जब आप इसे रैशनलाइज करेंगे तो आपके पास न्यूमरेटर में बनेगा n+1 माइनस n, और डिनोमिनेटर में आपके पास बनेगा √n+1 प्लस √n, और लिमिट साथ साथ चल रही है, n कैंसिल हो जाएगा और फाइनली आपके पास 1 ओवर ये चीज़ बचेगी। इसमें जब आप लिमिट पुट करेंगे तो आप देखें लिमिट n इज़ अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी है, तो डिनोमिनेटर में आपके पास ओवरऑल इन्फिनिटी, यहाँ भी इन्फिनिटी बन जाएगा। तो 1 ओवर इन्फिनिटी का आंसर जो है वो आपके पास फाइनली 0 बनेगा। तो आप nth टर्म की लिमिट जब लिमिट अप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर 0 बनता है। बज़ाहिर लग रहा था कि ये इन्फिनिटी बनेगा, लेकिन इसको रैशनलाइज करने से ये आपके पास आंसर जो है वो 0 आ गया, जो कि कन्वर्जेंट है। हाँ, 40th नंबर पे देखिए आपके पास आता है एवरी कॉशी सीक्वेंस मस्ट बी। अच्छा, ये भी एक रिज़ल्ट है। ये रिज़ल्ट जो है शायद इसमें आपको मिल जाए 8th चैप्टर में। अदरवाइज़ इस रिज़ल्ट को आप याद रखें कि हर कॉशी सीक्वेंस जो है ये मेट्रिक स्पेस में है। आपको ये मेट्रिक स्पेस में रिज़ल्ट मिल जाएगा कि हर कॉशी सीक्वेंस जो है
बाउंडेड होता है। तो इसमें आप फिर बाउंडेड को टिक करेंगे, क्योंकि बहुत से रिज़ल्ट्स जो हैं वो मिक्सअप होते हैं और वो फिर चूँकि इस्तेमाल होते हैं एक कोर्स से दूसरे कोर्स में, तो आपने हो सकता है कि 8th चैप्टर में ये रिज़ल्ट ना पढ़ा हो, लेकिन न्यूमेट्रिक स्पेस में ये रिज़ल्ट है कि हर कॉशी सीक्वेंस जो है बाउंडेड होता है। अब आपको एग्जैक्ट मैंने पहले भी कहा था, अगर कॉशी सीक्वेंस के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ ये रिज़ल्ट जो है वो इस्तेमाल कर लें, इसका इनफिनिट सीरीज से ताल्लुक़ है। 41 पे देखें, ये आपके पास एक सीक्वेंस है और उसकी nth टर्म आपके पास ये पड़ी हुई है, क्या ये कन्वर्ज कर रहा है, और अगर ये कन्वर्ज कर रहा है तो इनमें से किसको 1 -1 3 को या 0 को किसको कन्वर्ज कर रहा है, तो इसको चेक कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप ये देखें कि इस पर टेस्ट कौन सा लगेगा। तो आपने इसके ऊपर, सॉरी ये मैं सीरीज़ समझी थी, इसके ऊपर हाँ ये सीरीज़ नहीं है, ये सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस की लिमिट फाइंड करना सिंपल ये है कि उसकी nth टर्म पे जाके आप इस लिमिट अप्लाई करते हैं। तो जब आप लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट n इज़ अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी 3n² + 1 ओवर 3n² - 1। आप n² जब कॉमन निकालते हैं तो आपके पास बनता है 3 + 1/n और 3 - 1/n, और n² ऊपर से भी और नीचे से भी कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा, उसके साथ लगेगी लिमिट के बाद 3/3, क्योंकि ये टर्म भी 0 और ये टर्म भी 0, तो फाइनली आपके पास आंसर आता है लिमिट का 1। आप ए ऑप्शन को टिक करेंगे। 42 नंबर पे आप देखें, 42 नंबर पे हर बाउंडेड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस कन्वर्ज टू इट्स। देखिए आपके पास सीक्वेंस, पहली बात तो ये कि बाउंडेड भी है, फिर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी सीक्वेंस है। तो ये सीक्वेंस जो है ये कन्वर्ज करता है किसको, अपने सुप्रीमम को, इन्फीमम को या 0 1 को। 0 1 तो हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि मुझे सीक्वेंस दिया ही नहीं हुआ। जब तक मुझे सीक्वेंस एग्जैक्ट ना बताया हो तब तक मैं लिमिट उसकी nth टर्म पे लगा के आंसर नहीं बता सकती कि वो कन्वर्ज किसको कर रहा है, यानी कि उसकी लिमिट का आंसर क्या है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अगर आपके पास सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड है, इसका मतलब ये है कि उस सीक्वेंस के सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करता है और इन्फीमम भी एग्जिस्ट करता है, यानी कि उसके अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है, और साथ ही साथ वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी है। तो उसकी जो लिमिट होगी वो इंक्रीजिंग होने की वजह से उसकी लिमिट जो है वो इंक्रीजिंग डायरेक्शन में होगी। तो इंक्रीजिंग डायरेक्शन में होगी तो आप ये समझें कि उसकी जो लिमिट है वो सुप्रीमम की तरफ अप्रोच कर रही है। इन्फीमम की तरफ अप्रोच तब करती जब आपका सीक्वेंस जो है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होता। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस के लिए साथ ही ये बता दूं कि उसकी लिमिट इन्फीमम को अप्रोच करेगी, जबकि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बाउंडेड सीक्वेंस की लिमिट जो है वो सुप्रीमम को अप्रोच करे। ये बाउंडेड का वर्ड यहाँ पे साथ में ये ज़रूर इस्तेमाल किया, क्योंकि अगर ये सीक्वेंस बाउंडेड ना होता तो फिर उसके सुप्रीमम या इन्फीमम एग्जिस्ट ना करते ना, तो इसलिए स्पेशली आपको बता दिए कि बाउंडेड है। तो बाउंडेड के बाद फ़ौरन ज़हन में आता है, यानी कि इसके सुप्रीमम और इन्फीमम जो है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अपर लिमिट की तरफ अप्रोच कर रहा है, यानी कि नेक्स्ट है जी हमारे पास 43 है आपके पास। एन आपके पास एक सीक्वेंस है नॉन नेगेटिव नंबर्स का। अच्छा जी, नॉन नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं जी? नॉन नेगेटिव नंबर्स जो हैं आपके पास, यानी कि जो नेगेटिव नहीं होते। नंबर लाइन पे अगर हम देखें तो लेफ़्ट हैंड 0 के लेफ़्ट पे नेगेटिव नंबर्स हैं। तो नॉन नेगेटिव के अंदर ये बात याद रखें कि एक तो पॉजिटिव रियल नंबर्स आते हैं और दूसरा 0 भी आपका इंक्लूड है नॉन नेगेटिव में। तो इसका मतलब आपका जो सीक्वेंस है वो नॉन नेगेटिव नंबर्स को इंक्लूड करता है, मीन 0 भी उसमें इंक्लूड है और पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स इंक्लूड है। अब जब आप उस पर लिमिट फाइंड करती हैं, आप उस सीक्वेंस की लिमिट फाइंड करती हैं, तो लिमिट का आंसर फॉर एग्जांपल एल है। तो ये एल क्या क्या हो सकता है, एल की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? देखिए जो सीक्वेंस की टर्म्स हैं उन्हीं टर्म्स में से जो है, अगर आपके सीक्वेंस की टर्म्स ही 0 और पॉजिटिव नंबर्स हैं तो फिर लिमिट का आंसर भी या 0 आएगा या फिर कोई पॉजिटिव नंबर होगा, इनके ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आपकी इस लिमिट का आंसर आएगा। क्योंकि टर्म्स अगर नेगेटिव होती तो फिर आपकी लिमिट का आंसर भी नेगेटिव ही होता, यानी कि 0 से लेस होता। लेकिन चूँकि आपकी टर्म्स जिस तरह की है उसी तरह की आपकी लिमिट होगी।
यानी कि नॉन नेगेटिव, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो आप सी को ऑप्शन को टिक करेंगे। 44 नंबर पे देखिए एवरी सबसीक्वेंस ऑफ कन्वर्जेंस सीक्वेंस। अब ये रिज़ल्ट भी है, आप इसको ये मैं अगेन कहूँगी कि मैट्रिक्स स्पेस में ये रिज़ल्ट है। मैट्रिक्स स्पेस में कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस के अंदर ये रिज़ल्ट है, जो कि ये सीक्वेंस एग्जैक्ट ये थ्योरम है प्रॉपर, जिसका रिज़ल्ट हम वहाँ पे प्रूव करते हैं और इस्तेमाल यहाँ भी हुआ है। एवरी सबसीक्वेंस ऑफ द कन्वर्जेंट सीक्वेंस, याद रखिएगा अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है तो उसका सबसीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होता है। अब होप्स हो कि सब सीक्वेंस की आपको जो है वो डेफिनेशन आती होगी। जैसे मैं आपको ये एक दफ़ा रिवाइज़ करा दूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास एक सीक्वेंस है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये एक सीक्वेंस है नंबर्स का। इसमें से कुछ नंबर्स मैं उठाऊँ, जैसे कि 2 4 6, यानी कि इसी सीक्वेंस में से कुछ नंबर्स उठा के मैंने अलग से एक नया सीक्वेंस बना लिया। तो ये सीक्वेंस चूँकि ऊपर वाले सीक्वेंस से डिराइव्ड है, दैट्स वाई ये ऊपर वाले सीक्वेंस का सब सीक्वेंस कहलाता है। ठीक है, तो ये अगर पहली टर्म आपके पास A1 थी और पहली दूसरी टर्म A2 A3 A4, तो मैंने ये समझे कि इसमें से A2 उठाई है, A4 उठाई है, आगे जाके A6 उठाई है एंड सो ऑन। इनको मैं रीनेम करूँगी और रीनेम करके इसको मैं इस नए सीक्वेंस के हिसाब से 2 जो है मेरी फर्स्ट टर्म है, ठीक है, 4 जो है वो मेरी सेकंड टर्म है। तो ये आपका सब सीक्वेंस है। नॉर्मली सीक्वेंस को अगर आप XN से रिप्रेजेंट करते हैं, XN से किसी सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके सीक्वेंस को XNK से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है। होप्स हो कि थोड़ा सा आपको इंफॉर्मेशन में आपके इजाफा करें। आपने पढ़ा ही होगा और मैट्रिक्स स्पेस पे। खैर एवरी सब सीक्वेंस, तो याद रखिएगा कोई सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है तो उसका सब सीक्वेंस भी लास्ट में कन्वर्जेंट ही होता है। इसके बाद नेक्स्ट है 45 नंबर पे द सीक्वेंस, जहाँ पे उसकी nth टर्म जो है ये दी हुई है, nth टर्म की वैल्यू, इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है आपने। इसके ऊपर लिमिट लगाएं और इसको सिंप्लीफाई करें। देखिए इनसे सीधी सीधी तो लिमिट लगनी नहीं है। लिमिट लगाने के लिए हमें इसको करना पड़ेगा पहले सिंप्लीफाई। अगर हम n कॉमन निकालें न्यूमरेटर में से और इसी तरह से डिनोमिनेटर में से n कॉमन निकालें, बल्कि डिनोमिनेटर यस n कॉमन निकालें तो 1 प्लस आपके पास आएगा 3/√n और ये n से कैंसिल हो जाएगा। अब जब आप लिमिट पुट करेंगे तो ये वाली टर्म आपकी जाएगी 0 और आपके पास आंसर आएगा 5/1, यानी कि 5 आपके पास लिमिट का आंसर आएगा। आप अपने डी ऑप्शन को टिक करेंगे। नेक्स्ट है जी आपके पास ये सीक्वेंस 1 -1 1 -1। इस सीक्वेंस के बारे में याद रखिएगा कि ये सीक्वेंस हमेशा जो है इसकी कोई लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। बेसिकली इसकी जो है वो 2 लिमिट्स हैं, एक लिमिट 1 है और एक लिमिट इसकी -1 है। तो इस तरह के जो सीक्वेंसेस होते हैं ना, इनको हम कहते हैं कि ये फिक्स इनकी लिमिट नहीं है, ये ऑसिलेटरी सीक्वेंसेस कहलाते हैं। ऑसिलेटरी सीक्वेंसेस जिनकी फिक्स कोई लिमिट ना हो, यानी कि एक से ज़्यादा लिमिट्स हों। तो जैसे इसकी लिमिट्स 2 हैं और ये तो आप याद ही कर लें इसको कि इस तरह का जो सीक्वेंस होता है 1 -1 1 -1, इस तरह के सीक्वेंस की जो लिमिट्स होती हैं वो 2 होती हैं और एक 1 होती है +1 और एक -1 होती है। इसलिए ये सीक्वेंस जो है कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं होता। नेक्स्ट है जी 47 नंबर पे ये एक सीक्वेंस है और इसकी nth टर्म आपको ये दी हुई है। इसकी भी आपने लिमिट फाइंड करनी है। इसमें आप ये देखें, आप इसकी लिमिट इस तरह से फाइंड करेंगे, लिमिट 1 + 2/n की पावर n+3। अब यहाँ पे एक लिमिट रूल लगेगा जो कि हमें बताता है कि आपके पास 1 प्लस जो भी वेरिएबल हो उसी वेरिएबल का रेसिप्रोकल आपके पास पावर में होना चाहिए। यानी कि अगर आपके पास यहाँ 2/n है तो इसका रेसिप्रोकल आपके पास n/2 पावर में होना चाहिए। तो इसके लिए आप ऐसा करें, n/2 से डिवाइड कर 2 से डिवाइड कर दें और मल्टीप्लाई कर दें इस पावर को। तो आपके पास बन जाएगा 1 + 2/n और पावर में बनेगा n/2 + 3/2 और इसकी डबल पावर कर लें और बाहर 2 है और लिमिट आपकी बाहर ही है। उसके बाद आप इसको और सेपरेट कर लें, 1 + 2/n की पावर n/2
आप इसको ऐसा करें, इसको पहले ही पावर्स को अलग कर लें, 1+2/n की पावर एक n अलग कर लें और 1+2/n की पावर 3 अलग कर लें। अब आपके लिए आसानी होगी। इस वाली पोर्शन में आप 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे पावर में, तो ये जो है आपके पास लिमिट, और साथ में आपकी लिमिट तो लगी हुई है, लिमिट n इज़ अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, इधर भी लिमिट अलग हो जाएगी n इज़ अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। तो ये आपको याद होगा, ये लिमिट का एक रूल है। इसका आंसर जो है, अगर आपके पास इस तरह से हो 1+x और पावर में 1/x हो, और लिमिट जो है लिमिट है ऐसी हो जो आपके पास यहाँ पे मौजूद जो भी वेरिएबल है उसको ज़ीरो बनाए और पावर को इन्फिनिटी बनाए, तो फिर आपके पास इस पूरे का आंसर जो है वो ई होता है। अब ई का जो है वो बाहर है, इतने इतने आंसर, इतने हिस्से का आंसर जो है लिमिट के साथ वो ई है, और ई का यहाँ आ जाता है स्क्वायर। और जब ये लिमिट आपकी यहाँ इस हिस्से में पुट होती है तो लिमिट एन इज़ अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, ये वाली टर्म आपकी ज़ीरो हो जाएगी और यहाँ बचेगा 1, 1 का क्यूब 1 ही रहता है, तो मल्टीप्लाइड बाय 1। सो आपके पास ओवरऑल इसका आंसर जो है वो ई स्क्वायर है। आप बी ऑप्शन को टिक करेंगे। इसके बाद 48 नंबर पे देखें। 48 नंबर पे आपके पास सीक्वेंस, अच्छा ये सीक्वेंस ना फाइनाइट सीक्वेंस यहाँ मिस्टेकनली लिखा गया, ये इन्फिनिट सीक्वेंस है, ये चलता जा रहा है, यहाँ पे ये रुक नहीं रहा। यहाँ पे मुझे डॉट्स गलती से डॉट्स नहीं लगे। तो खैर इस सीक्वेंस को आपने चेक करना है कि ये कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, या क्या है। अलबत्ता इसकी nth टर्म जो है वो आपके सामने रखी हुई है, 1/2n। तो जब आप इसकी nth टर्म के ऊपर जब तक लिमिट नहीं लगाते, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि ये डाइवर्ज कर रहे हैं, कन्वर्ज कर रहे हैं। लिमिट n इज़ अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, तो जब आप इन्फिनिटी लगाते हैं तो 1/∞ बनता है और आंसर में आपके पास 0 आता है। तो फाइनली आपके पास ये सीक्वेंस जो है कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। इसी तरह से आपके पास एक और सीक्वेंस है, इसकी लिमिट फाइंड करें nth टर्म के ऊपर आंसर क्या आता है। तो आप इसकी लिमिट जो है वो सिंपली वैसे ही, ये वैसे ही क्वेश्चन है आपके पास। अगेन आप क्या करेंगे, इसकी पावर को आप सेपरेट करेंगे, 1+1/n करेंगे, ये लिमिट रूल है। सेकेंड ईयर में ये रूल हम पढ़ते हैं। n अलग कर देंगे और 2 पावर अलग कर देंगे। उसके बाद आपके पास जो यहाँ पे नंबर है उसका रेसिप्रोकल यहाँ होना चाहिए पावर में, तो ये ओके है। अब जब आप इस पर लिमिट लगाएंगे, लिमिट n इज़ अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, तो लिमिट ऐसी होनी चाहिए जो इस टर्म को 0 और पावर को आपकी इन्फिनिटी बना रही हो, तो ये वैसी ही है, और ये लिमिट इस वाले पोर्शन पर लागू हो जाएगी। तो इसका आंसर आपके पास ई निकलता है, और इसका आंसर आपके पास ये टर्म 0 हो जाएगी और 1 निकलता है। तो फाइनली e/1 यानी कि ई निकलेगा आपके पास आंसर। तो आप ए ऑप्शन को टिक करेंगे। नेक्स्ट है जी आपके पास 50th नंबर पे देखिए। अगेन पी सीरीज़ टेस्ट, इस तरह का एक MCQ हमने पहले भी किया है। ये पी सीरीज़ टेस्ट है, ये आपके पास हाइपर हार्मोनिक सीरीज़ है, ये कन्वर्जेंट होती है अगर आपका पी जो है वो ग्रेटर देन 1 हो। आप सी ऑप्शन को टिक करेंगे। इसके बाद देखिए 51 नंबर पे, 51 नंबर पे आपके पास ये एक सीरीज़ है और ये पॉजिटिव टर्म सीरीज़ है, ये कन्वर्जेंट है। इफ़ इनमें से कौन सा टेस्ट ठीक है, तो देखिए पहले दो ऑप्शंस में आपको उसने रूट टेस्ट दिया हुआ है, और ये रूट टेस्ट में अगर आपकी कोई भी सीरीज़ जो है वो कन्वर्जेंट होती है, अगर इस रूट टेस्ट में आपके पास आंसर जो है वो आ जाए ग्रेट लेसर देन 1 आंसर आए, तो देखेंगे पहला ऑप्शन जो है आप इसको टिक करेंगे। ग्रेटर देन 1 पे वो कन्वर्जेंट नहीं होती बल्कि डाइवर्जेंट होती है, तो सेकंड ऑप्शन रॉन्ग है। और थर्ड जो है इसने ये रेशो टेस्ट लगाया हुआ है, रेशो टेस्ट में भी आप ये देखिए उल्टा लगाया हुआ है, an+1 ऊपर होना चाहिए था और an नीचे, और ये भी इसने अजीब सा कुछ लगाया हुआ है। तो आपका पहला ऑप्शन जो है 51 का आप टिक करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट है जी आपके पास 52 नंबर पे an जो है वो nth टर्म है इस सीक्वेंस, इस सीरीज़ की। आप an/an+1 बनाएं और देखिए चारों ऑप्शंस में an/an+1 और आंसर बताएं कि कौन सा ठीक है। इसमें आप ये देखिए, आप एक ट्रेंड देख रहे हैं कि आपके पास nth टर्म बनाने के लिए पहले इस सीक्वेंस को ज़रा गौर से देख लें। न्यूमरेटर में देखें तो आपके पास ऑड नंबर्स के मल्टीपल्स हैं, और डिनोमिनेटर्स में देखें तो आपके पास इवन नंबर्स के मल्टीपल्स हैं। और पहली टर्म में आपके पास x की पावर 0 है, दूसरी टर्म में आपके पास x की पावर 1 है, यानी कि आपकी x की पावर 0 से शुरू हो रही है। तो जब हम nth टर्म बनाएंगे इस सीक्वेंस की, सीरीज़ की, तो nth टर्म में सबसे पहले ये देखें कि x की पावर क्या आएगी। देखें अगर ये सेकंड टर्म है तो इसमें x की पावर 1 आ रही है, अगर ये थर्ड टर्म है तो x की पावर
2 आ रही है। तो इसी तरह से जो nth टर्म होगी उसमें x की पावर जो है वो एक n-1 होगी। और साथ ही साथ जो टर्म्स होंगी वो आप छोड़ दें, क्योंकि उसने आपसे सिर्फ x के हवाले से आंसर पूछा हुआ है। तो मैं आपको शॉर्ट टेक्निक बता रही हूँ कि बजाय इसके कि आप nth टर्म पूरी बनाने लग जाएं, आप सिर्फ ये देखें कि nth टर्म के अंदर x की पावर क्या आएगी। इसी तरह से n+1 टर्म देखें, उसके अंदर x की पावर जो उस टर्म का नंबर है उससे 1 डिग्री कम। इस टर्म का नंबर n+1 है तो आपके पास उससे 1 डिग्री कम पावर जो है वो आपके पास इस वेरिएबल की आएगी, और साथ ही जो भी उसका कोफिशिएंट होगा वो तो आएगा। अब आपने बनाना है an/an+1। तो जब आप इन्हें डिवाइड करेंगे x की पावर n-1 को x की पावर n से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो है आंसर 1/x आएगा। सो आपसे बाकी टर्म के बारे में, टर्म के बाकी नंबर्स के बारे में नहीं पूछा हुआ, उसने सिर्फ ये पूछा हुआ है। तो जहाँ 1/x है आप उसको टिक कर देंगे, डी ऑप्शन आप टिक करेंगे। 53 नंबर पे देखें, ये आपके पास हाइपर हार्मोनिक सीरीज़ अगेन आ गई, और इसमें पावर जो है वो 2/3 है, और 2/3 आपको पता है <<1 पावर है। तो <<1 पावर होने की वजह से ये आपके पास डाइवर्जेंट है। नेक्स्ट है जी हमारे पास 54 नंबर पे। 54 नंबर पे देखिए अगेन आपके पास एक ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ है, और ये सीरीज़ जो है इसको आपने चेक करना है। ये चूँकि ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ है तो इसको ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट लगा के चेक करते हैं कि कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। अब आप देख लें ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट अगर मैं लगाती हूँ तो ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट में अगेन आपके पास जो है सबसे पहले तो आपने ये देखना होता है कि क्या आपकी सीरीज़ की जो टर्म्स हैं क्या वो इंक्रीजिंग है। तो आप देख सकते हैं इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास जो आपकी सीरीज़ की टर्म्स हैं वो डिक्रीजिंग है। तो यही था उसमें कि आपके पास सीरीज़ की टर्म्स जो हैं वो नॉन इंक्रीजिंग यानी कि डिक्रीजिंग होनी चाहिए। दूसरा जो था उसके अंदर ऑप्शन जो उसकी दूसरा केस था यानी कि दूसरी कंडीशन थी, वो दूसरी कंडीशन ये थी कि आपके पास लिमिट लगाएं nth टर्म पे और आपके पास आंसर जो है वो 0 आना चाहिए। अब इसकी nth टर्म जो है ये सीरीज़ जो है ये इस तरह की है, आप देख सकते हैं कि ये 1/n इसकी nth टर्म बनेगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे जब इसकी nth टर्म पे लिमिट लगाते हैं 0 तो आपके पास आंसर जो है लिमिट n इज़ अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी लगाते हैं तो आंसर 0 आता है, जो कि आना चाहिए अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन। तो nth टर्म की लिमिट का आंसर भी 0 आता है, और आपके पास सीक्वेंस जो है इसका सीक्वेंस भी इंक्रीजिंग सीक्वेंस नहीं है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो ये ऑल्टरनेटिंग टेस्ट सीरीज़ टेस्ट की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ जो है ये कन्वर्जेंट है। इसके बाद नेक्स्ट 55 पे देखें ये वाली सीरीज़, इस सीरीज़ के बारे में बताएं जी कि क्या ये सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है, डाइवर्ज कर रही है, एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर रही है, ये क्या कर रही है। तो आपने इस सीरीज़ के बारे में बताना है कि ये सीरीज़ क्या करती है। तो आप इसको क्या करेंगे, अच्छा इसके बारे में ये मैं आपको बता दूँ कि ये सीरीज़ जो है ये आइलर सीरीज़ जैसी है। इसकी अगर आप मॉड सीरीज़ बनाएं तो वो आपके पास आइलर सीरीज़ जैसी होगी, क्योंकि आइलर सीरीज़ आपके पास होती है 1/n²। तो 1/n² जो है अगर आप इसे खोलते हैं तो आपके पास ऐसे ही खुलती है 1 + 1/2², 1/3² एंड सो ऑन। ये आपके पास आइलर सीरीज़ होती है। वैसे आइलर सीरीज़ तो कन्वर्जेंट होती है, लेकिन अब ये आइलर सीरीज़ जो है वो थोड़ी सी चेंज होकर ऑल्टरनेटिंग बन गई है। ऑल्टरनेटिंग में हर टर्म प्लस माइनस के साथ प्लस माइनस। ठीक है जी, तो इसको देख लेते हैं। तो ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट को चेक करने के लिए अगर आप इसके ऊपर ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट लगाएं, तो ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट में आप इसके ऊपर जब आप टेस्ट लगाते हैं ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट लगाते हैं तो इसकी nth टर्म जो है वो आपके पास बनती है 1/n²। इसके ऊपर लिमिट लगाएं, लिमिट लगाने से आपके पास आंसर 0 आता है, और यही एक कंडीशन थी उसकी ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट की कि nth टर्म की लिमिट का आंसर 0 आना चाहिए। सेकेंडली दूसरी कंडीशन ये थी कि आपके पास जो सीक्वेंस है, आपकी टर्म्स जो हैं, टर्म्स का सीक्वेंस जो है इस सीरीज़ की टर्म्स का, वो आपके पास नॉन इंक्रीजिंग होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि हर टर्म अगली टर्म से जो है वो डिक्रीज़ कर रही है, हर अगली टर्म जो है पिछली टर्म से डिक्रीज़ कर रही है। जैसे पिछली टर्म अगर 1/4 है तो अगली टर्म 1/9 है, और ये टर्म जो है वो लेस है।
तो ये इंक्रीजिंग नहीं बल्कि ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो दोनों कंडीशंस चूँकि आपकी ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट की पूरी हो रही है, तो आपकी ये जो ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ है, ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ जो है ये कन्वर्ज कर रही है। लेकिन इसकी मॉड सीरीज़ देखें, अगेन मैंने आपको कहा जैसे इसकी मॉड सीरीज़ जो है वो आपके पास 1/2² प्लस 1/3², ये आइलर सीरीज़ बनती है इसकी मॉड सीरीज़। और आइलर सीरीज़ जो है वो इस तरह से लिखी जाती है 1/n², ये हमेशा कन्वर्ज करती है। तो इसकी मॉड सीरीज़ कन्वर्ज करे और ओरिजिनल ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ अगर आपकी डाइवर्ज वो भी कन्वर्ज करे, तो दोनों केसेस में आपकी जो सीरीज़ है वो आपकी सीरीज़ जो है वो एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर रही है। तो इस केस में आप ये देख सकते हैं कि आप एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट का जो है वो ऑप्शन यहाँ पे टिक करेंगे। अच्छा जी, ये कुछ MCQs थे जो मैंने आपके लिए इकट्ठे किए थे, क्योंकि रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा थी कि जी इन्फिनिट सीरीज़ के ऊपर भी करवाएं। तो मेरी कोशिश मैंने पूरी की है कि मैं हर तरह के MCQs जो हैं वो इन्फिनिट सीरीज़ की इतने शॉर्ट टाइम में जितने कलेक्ट कर सकूँ उतने किए मैंने, और आपको प्रैक्टिस कराई। होप्स हो कि आपकी प्रैक्टिस जो है आपके काम आएगी। चलें जी, आप प्लीज़ इसको देखें और मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। और विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक कि आपका जो पेपर है वो बहुत अच्छा हो, और होप्स हो कि इसी में से आए। कोशिश मैंने की है कि सिर्फ इनफैक्ट मेरा मकसद जो है वो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है, या रिवीजन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स थी। तो चूँकि मैंने भी ऐसा कोई प्रॉपर तो नहीं इसको प्लान किया हुआ था कि मैं BSc की प्रिपरेशन कराऊंगी। मेरे कुछ स्टूडेंट्स की कहने पे, मैंने कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे मैंने ये चंद वीडियोस बनाई और उसे अपलोड किया। लेकिन होप्स हो कि आपके काम आए, अल्लाह करे आपके पेपर बहुत अच्छा हो और इसी में से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं वो पेपर में आ जाए। थैंक यू सो मच जी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट कोशिश करूँगी कि आपके नेक्स्ट पेपर्स की भी कुछ वीडियोस बना के अपलोड करूँ। हाँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक यू सो मच।